Hi, today we are going to start Aconite. Constitution अगर देखें तो is generally indicated in acute or recent cases occurring in young persons, especially girls of full plethoric habit who lead a sedentary life. तो एक्यूट या रीसेंट केसेस यानी यहाँ पे तुम्हें एक एक्यूटनेस दिखाई दे रही है कॉन्स्टिट्यूशन में भी, तो वो इसलिए बताया गया है कि यंग पर्सनस में होता है एंड स्पेशली गर्ल्स ऑफ फुल एंड प्लेथोरिक हैबिट। प्लेथोरा का मतलब क्या होता है कि हमेशा कहा जाता है कि उनमें ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी बेटर माना जाता है, तो अनीमिया वगैरह नहीं, बट जबकि फुल्ली एनगोर्ज्ड जिसको कहेंगे कि मतलब चेहरे पे मतलब एक चमक है या फिर जो भी है, तो उसको तुम कह सकते हो कि प्लेथोरा है, उनका ब्लड वेसल्स काफ़ी अच्छा है, सर्कुलेशन काफ़ी है, तो जो एक एक्टिव लाइफ लीड करते हैं उनको कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या शुरू हो रही है, स्पेशली गर्ल्स ऑफ फुल प्लेथोरिक हैबिट हु लीड अ सेडेंट्री लाइफ। तो अगर देखो तो जो सेडेंट्री लाइफ में आ गए उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पे तुम कह सकते हो कि हाँ कुछ एकोनाइट का गेम हो सकता है वहाँ पे। पर्सन्स ईजिली अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक चेंजेस। एटमॉस्फेरिक चेंजेस क्या हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज होना, सीजन चेंज होना, तो इसको एटमॉस्फेयर, या फिर तुम लोअर अल्टीट्यूड से हायर अल्टीट्यूड पे चले गए तो वहाँ पे भी तुम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी मतलब चेंज ऑफ वेदर में दिक्कत हो रही है, तो वो तुम कह सकते हो कि जिनको ये चीज़ें जल्दी हो रही हैं, जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, तो ये बताता है। डार्क हेयर एंड डार्क आइज ये होता है, एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर। अभी पिछली दो रेमेडी में देखें तो हम लोग ने एसिटिक एसिड देखा था और एब्रोटेनम देखा था, मसल्स काफ़ी लूज थे, लेकिन एकोनाइट में मसल्स काफ़ी तगड़े हैं, तो रिजिड मस्कुलर फाइबर है यहाँ पे। अब इसका मेंटल जनरल देखें तो मेंटली काफ़ी ये वो है, जिसमें सबसे पहले जो बोल्ड में लिखा हुआ है, ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड। बहुत डर है, बहुत एंग्जाइटी है माइंड में। विथ ग्रेट नर्वसनेस एंड एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब दिक्कत हो जाएगी उसको, बहुत जल्दी परेशान। अफ्रेड टू गो आउट, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे बाहर डर लग रहा है, बाहर नहीं जाना मेरे को। टू गो इन टू अ क्राउड वेयर देयर इज एनी एक्साइटमेंट और मैनी पीपल, टू क्रॉस स्ट्रीट। अब बंदा को अकेले रहने का इतना मज़ा आ रही है कि बंदा इतना बाहर भी नहीं जाना चाहता कि बाहर बहुत लोग हैं, मुझे नहीं जाना, मैं बहुत वो हूँ। तो इंट्रोवर्ट नहीं, बट कह सकते हो पैथोलॉजिकल इंट्रोवर्ट ये होता है, जिसको बाहर जाना ही नहीं है, क्राउड में भी बिल्कुल नहीं जाना। देयर इज़ एनी एक्साइट, जहाँ पे थोड़ी भी एक्साइटमेंट हो रही है तो वहाँ पे नहीं जाना है कि नहीं भाई वहाँ पे बहुत लोग होंगे, बहुत शोर हल्ला होगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। एंड ही इज़ नॉट विलिंगली सेइंग नो टू इट, बट ही इज़ अफ्रेड टू गो। ये दिक्कत है। चॉइस नहीं बना रहा है ये बंदा कि मुझे नहीं जाना जहाँ आवाज़ हो रही है, भाई मुझे नहीं जाना यार, वहाँ पे नहीं जाना। दिस इज़, तो एक डिफरेंस होना चाहिए। हर किसी का कहीं पे बाहर ना जाना ये नहीं बताता कि वो एकोनाइट है, बल्कि वो किस इंटेंसिटी से मना कर रहा है वो हमें बताता है कि पिक्युलैरिटी और रेमेडी क्या हो सकती है उसके हर एक बात में। अब जो कॉन्टेनेंस, कॉन्टेनेंस मतलब चेहरे का जो उसका मेकअप बनेगा, इज एक्सप्रेशन ऑफ फियर। डरा हुआ रहेगा वो, एक डर रहेगा। लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। हर एक चीज़ में उसको डर है, हर एक चीज़ में डर जो है उसके चेहरे पे वो दिख रहा है। इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल, प्रिडिक्ट्स द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब ये सिम्टम तो लोग बहुत आराम सुने हो कि एकोनाइट क्या होता है, प्रिडिक्ट द डे ऑफ हिज डेथ, ये वाला करके हम लोग कर देते हैं। लेकिन वो सिर्फ डेथ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, वो बंदा बता रहा है कि मेरे को अगर ये हाथ कट गया ना, भाई मैं सेप्टिक से मर जाऊंगा, भाई भाई नहीं हो पाएगा मेरे से। तो वो जो एक है ना कि ओवर एग्जैजरेशन ऑफ एनीथिंग, वो एकोनाइट है। कि भाई मतलब हाथ ही कटा है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन नहीं हाथ कट गया भाई मैं तो चला गया, मेरे सेप्टिक हो रहा है, मेरे को टेटनस हो जाएगा, मेरे को मैं नहीं बचूंगा, ये एकदम ये। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि ओवर एग्जैजरेशन ऑफ एनीथिंग, ये फियर कंट्रोल कर रहा है उसका। तो ये कॉन्टेनेंस ऑफ मतलब एक्सप्रेशन जो है, ये फियर का है उसके चेहरे पे। और फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये एक प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लोग को डर होता है कि कहीं वो मर ना जाए, उस तरह की भी दिक्कत हो सकती है। तो वो वाली चीज़ों को भी हम लोग एकोनाइट से डील अच्छे से कर सकते हैं कि फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना रहे, या तो मतलब फीटस के अबॉर्ट होने का डर ना हो, या फिर उनके खुद के मरने का डर ना हो। तो इस चीज़ को करने के लिए हम एक ये सिम्टम समझ सकते हैं। अब बंदा इतना डर रहा है तो डरने के साथ साथ और सिम्टम भी लेकर आएगा ही। रेस्टलेस, एंग्शियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट। सब कुछ जल्दी में करेगा कि पेन ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। मस्ट चेंज पोजीशन एवरी नाउ एंड देन, एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम। डर तो रहा ही बंदा, चेहरे पे डर तो है ही, तो कुछ भी थोड़ा चेंज हो रहा है तो डर रहा है, तो कुछ भी बोला अरे क्या हुआ, आप पगल कैसे आ गए अचानक। तो इस तरह की जो चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, रेस्टलेस है बंदा, एंग्शियस है, हर चीज़ स्टार्टल कर दे रही है उसको, एवरीथिंग ही मूव्स वेरी फास्ट, और हेस्टीनेस उसके अंदर है। तो ये सब हमें एकोनाइट बता रहा है। अब हैनीमैन के कुछ पल्स सुनते हैं यहाँ पे कि वेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली,
You must, above all, observe the moral symptoms. Be careful that it closely resembles them. All the anguish of mind and body, the restlessness, the disquiet not to be allied. अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि मेंटल सिम्टम जिसका इतना ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है, वो बंदे को अगर हम लोग उसकी यही सिम्टम को छोड़ दें तो आई गेस हम एकोनाइट के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंदे का मेंटल एंग्जाइटी जो हमें देखने को मिल रही है वो सबसे ज़्यादा है। तो भले ही हमें चाहे जो भी सिम्टम मिल रहा हो, बट इन सिम्टम्स को हमें छोड़ना नहीं चाहिए वेन एवर वी आर गोइंग टू प्रिस्क्राइब फॉर एकोनाइट। तो उनका इस लाइन का यही मतलब है कि यू शुड नेवर इग्नोर द मेंटल सिम्टम ऑफ एकोनाइट वाइल प्रिस्क्राइबिंग एकोनाइट। ये समझ में आ रहा है? मेंटल सिम्टम ऑफ एकोनाइट को हमें इग्नोर नहीं करना है वाइल प्रिस्क्राइबिंग एकोनाइट, ये उनका एक बोलना था। दिस मेंटल एंग्जाइटी, वरी, फियर अकम्पनीज द मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट। अब अगर उसके कोई भी दिक्कत है तो ये फियर तो उसका दिखेगा ही हमें, भले ही ज़्यादा या कम में दिखे, बट ये दिखेगा हमें। तो यही बात है कि अगर वो बंदा को एकोनाइट की ज़रूरत है तो वो कहीं ना कहीं से अपना एक थोड़ा सा करेक्टर लेके आ जाएगा इसमें। अब म्यूज़िक इज़ अनबियरेबल मेक्स हर सैड, म्यूज़िक से उसको दिक्कत हो जाती है, उसको दुखी हो जाती है। तो इसको रिलेशन सेबाइना में भी समझ सकते हैं, उसमें भी, लेकिन मेंसेस के टाइम पे दिक्कत होती है उसको, और नेट्रम कार में भी होता है। अब मेंटल जनरल खत्म हुआ, फिजिकल जनरल्स पे आते हैं। कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड्स, सूखी ठंडी हवा, ड्राई कोल्ड विंड्स, जिसको ड्राई नॉर्थ विंड्स कहेंगे और वेस्ट विंड्स कहेंगे। यानी ठंड के टाइम पे, ठंडी जब शुरू हो रही है, फिर ठंडी के समय में जब लोग उतना ज़्यादा एक्लेमेटाइज नहीं हुए कि हमें विंटर वेयर पहनना चाहिए, उस टाइम पे जो ठंड से हवा लग के एक्सपोजर हो रहा है, वो हमें कह सकते हैं ये है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि रुको, आगे और है कि एक्सपोजर टू ड्रॉट्स ऑफ कोल्ड एयर वाइल इन अ पर्सपिरेशन, बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक पर्सपिरेशन। अब यहाँ पे ये भी है कि अगर उस समय हवा लग गई जब हम पर्सपायर कर रहे हैं, यानी गर्मी का टाइम है, कोई ठंडी हवा नहीं चल रही है, हम बाहर से पसीने से आए, आराम से एसी में घुस गए, और एसी का जो सामने का, जो एसी के सामने जाके खड़े हो गए कि हवा पूरा लगे, और हमें उससे बड़ा आराम लग रहा है, लेकिन उसके बाद अगर हम दिक्कत डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद अगर हमें कुछ हो रहा है, तो ये हमें एकोनाइट की तरह सोचने को दिया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पे मेन कंसर्न आता है कि जो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ हुई है वो किस इंटेंसिटी से हुई है। क्योंकि सिर्फ ड्राई कोल्ड विंड से पूरे हमारे एमएम में सिर्फ एकोनाइट तो बनती नहीं है, ब्राइनिया भी है, कॉस्टिकम भी है, बाकी और रेमेडीज़ भी हैं। तो सिंपली प्लेनली प्रिस्क्राइब नहीं करना है कि ड्राई कोल्ड विंड सुनते ही यार एकोनाइट दे दो, नहीं नहीं। उसको क्या क्विकली कोई चीज़ डेवलप हुई, क्या बहुत एक्यूटनेस से स्टार्ट हुआ, स्पीड क्या है उसका, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ एकोनाइट इस केस में बेटर बैठ रही है। अगर स्लोली डेवलप कोई चीज़ हो रही है, ब्राइनिया भी कर सकते हैं क्योंकि वो भी कोल्ड ड्राई विंड से प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो ये चीज़ होता है कि कभी भी सिर्फ एक चीज़ नहीं सोचना है, हमें मल्टी डायमेंशनल चीज़ों को देख के चलना चाहिए कि और भी चीज़ें हो सकती हैं। टोटलिटी इसी को कह रहे हैं, टोटलिटी में समझना है। तो बैड इफेक्ट्स ऑफ चेक्ड प्रेस्पिरेशन, चेक्ड क्या होता है? चेक्ड मतलब कोई भी चीज़ को सप्रेस कर दो, तो स्टॉप कर दो अचानक। जैसे अगर मैं पसीने पसीने में हूँ, मैंने ठंडी हवा लग गई तो मेरा पर्सपिरेशन तुरंत सूख गया ना, तुरंत ही सूख गया, मतलब जिस टाइम पे नॉर्मली सूखता वो नहीं, तुरंत सूख गया। या फिर मैं एंटी पर्सपिरेटिंग कोई क्रीम लगा लूँ कि मुझे पसीना ना आए पैर में, तो वो सब चीज़ों से भी हम एकोनाइट कोलेशन हो सकता है। अब एक लाइन जो आती है वो ये है कि फॉर कंजेस्टिव स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन बिफोर लोकलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब इन कंजेस्टिव स्टेजेस और लोकलाइजेशन, इन्फ्लेमेशन को अगर स्टेजेस में समझो तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, वहाँ पे हाइपरीमिया हो रहा है, मतलब ब्लड फ्लो वहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा ब्लड जा रहा है, क्यों? ताकि वो इंटरल्यूकिन्स और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जितने भी हैं वो वहाँ पे पहुँच सकें, मतलब एक तरह से बॉडी का तरीका है पहुँचाने का। जब वो वहाँ पहुँच रहा है और कुछ टाइम बीत रहा है, तो लोकलाइजेशन से पहले इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें रूबर, कैलर, डॉलर, वो वाले हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, रेडनेस हो रही है, पेन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कह सकते हो कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी वो इन्फ्लेमेशन है, वो बॉडी का एक तरीका है कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे करो, मतलब एक तरह का वो कह सकते हो कि क्राई ऑफ द बॉडी है कि हमें ये प्रॉब्लम है, करो। तो वहाँ तक चीज़ें मैनेजेबल हैं एकोनाइट से। तो क्यों? क्योंकि अभी भी मतलब वहाँ पे फ्लूइड वगैरह जो भी है, जो भी मोबाइल है, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं चल रही है। लेकिन लोकलाइजेशन क्या हो गया, बहुत देर तक इन्फ्लेमेशन बनी, कुछ भी ठीक ठाक नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे पस बनेगा, एब्सेस बनेगा, दिक्कत आएगी, हार्डनेस आएगी। वहाँ पे तुम कह सकते हो कि लोकलाइजेशन हैज़ स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, और लोकलाइजेशन हैज़ स्टार्टेड, सुपरेशन, इंड्यूरेशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी।
अब अगर इस केस में तुम बोलोगे कि एकोनाइट के काम करते हैं, तो मे बी शायद एकोनाइट में तुम्हें केसेस में सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम है वहाँ पे कि लोकलाइजेशन हो चुकी है, और एकोनाइट हमेशा एक्यूटनेस के लिए दी जाती है, अर्ली स्टेज है तो इन्फ्लेमेशन में दी जाती है। तो ये चीज़ें हमें बताएगा कि उस रेमेडी का स्फीयर ऑफ एक्शन कब तक है। वहाँ पे हमें एकोनाइट से बेटर साइलिशिया और हेपार दे सकते हैं रिजल्ट। तो ये चीज़ में हमें डिफरेंस करना चाहिए। सिर्फ मेंटल ही करके, अगर हम सिर्फ मेंटल एंग्विश पे ही करके करें नहीं एकोनाइट देना चाहिए और फिर ही करें, तो ऐसा नहीं है। हमें टोटलिटी मान ली है, सब कुछ मानना होता है। तो उस हिसाब को मायने रख के हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए, टोटलिटी बना के प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अब पेन्स पे अगर आते हैं, तो पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी, ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट। तो सिंपल सी है, फियर है, बंदा दिक्कत में है, प्रॉब्लम है, एंशियस है। अब अगर दर्द हो रहा है तो उसमें भी बंदा बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत परेशान करेगा कि भैया मैं पागल हो जाऊँगा। तो ही बिकम्स रेस्टलेस, और ये नाइट में ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो एमेनोरिया इन प्लेथोरिक यंग गर्ल्स, प्लेथोरा पहले भी बताया गया था कि जिनके मतलब ब्लड वेसल्स काफ़ी एक्टिव हैं, सर्कुलेशन बेटर है, उन लोग में एमेनोरिया हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सबसे कॉजेशन बढ़ा है वो है आफ्टर फ्राइट, टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ मेंसेस। तो अगर डर से हो रहा है, तो डर तो एक है ही एकोनाइट का मेन पार्ट, और एकोनाइट का डर से ही मेंसेस में भी दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे हम सोच सकते हैं कि एमेनोरिया को अगर हमें मतलब टैकल करना है, तो एकोनाइट एज अ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पे अच्छे से चल सकती है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसका सिम्टम काफ़ी वास्ट है। कफ, क्रूप, ड्राई, सूखा, होर्सनेस, आवाज़ अजीब रहेगी, सफोकेटिंग, सांस नहीं आ रही है, लाउड है, रफ है, क्रोकिंग है, आवाज़ें आ रही हैं जैसे दरवाजे की जैसे क्रोकिंग जो होती है, हार्ड, रिंगिंग, विस्लिंग। ये रिंगिंग विस्लिंग क्या है? ये उस टाइम के हमें वीजिंग बताई जा रही है कि रिंगिंग विस्लिंग है, स्ट्राइडर्स हैं, ये वो बता रहा है। ऑन एक्सपायरेशन को यहाँ पे इटैलिक्स में लिखा हुआ है। अब अगर इससे पहले वाले मेडिसिन में देखें तो इंस्पिरेशन की बात हुई थी। इंस्पिरेशन में हमेशा हमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, लेकिन जब एक्सपिरेशन की दिक्कत होती है ना, तो बात यह है कि एयर अगर नीचे वो ऊपर आ रही हैं, तो वहाँ से ऊपर आने के टाइम पे अगर ल्यूमन में कोई दिक्कत है, तो कुछ आवाज़ वगैरह आ रही है, कुछ हमें दिक्कत हो रही है, तो जो नीचे वाले में होती हैं उसमें ज़्यादातर कौन सी डिजीजेस फॉल करती हैं? एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, इस तरह की करती हैं। तो अगर देखा जाए क्रूप वगैरह में हेल्पफुल है, लेकिन जब आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीजेस को करें, तो एकोनाइट वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम कर सकती है। और एक्सप्रेशन था रिलेशंस पे कॉस्टिकम बताया गया, और जो ऑन इनहेलेशन पे है, कॉस्टिकम हो गया, स्पॉन्जिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये ऑन इनहेलेशन के टाइम पे करती है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की चीज़ों को कॉम्बैट करने में ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है कि फ्रॉम ड्राई कोल्ड विंड्स और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर। तो ये कॉजेशन तो इसका एक इंपॉर्टेंट कॉजेशन है ही कि ड्राई कोल्ड विंड से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं इसमें, तो ये वाली चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नर्वस सिस्टम पे आए तो है ऑन राइजिंग फ्रॉम रिकम्बेंट पोजीशन, मतलब लाइंग डाउन पोजीशन से जब बंदा उठ रहा है, द रेड फेस बिकम्स डेथली पेल। जब तक बंदा लेटा हुआ था तो ग्रेविटी उतना ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, लेकिन जब मैं उठ के बैठ गया हूँ तो ग्रेविटी की वजह से मेरे जो ब्लड है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो ऊपर से नीचे चला गया, तो वहाँ पे उस टाइम पे मुझे पेलनेस दिखाई दे रही है। तो ग्रेविटी से जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें हम क्या करेंगे? ये एक्चुअली पोस्चुरल हाइपोटेंशन है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन की वजह से हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। और ही बिकम्स फेंट एंड गिडी एंड फॉल्स। सिंपल सी बात है, सिर्फ चेहरे पे लालिमा बनाने के लिए तो ब्लड नीचे गया नहीं है, उसके बाद उसको ब्रेन में भी चाहिए, तो वहाँ से भी नीचे फॉल कर रहा है। तो इस वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन से फेंटनेस होगी और गिडीनेस होगी और वो बंदा गिर सकता है, एंड ही फियर्स टू राइज अगेन। और बंदा डरपोक तो है ही एक नंबर का, तो एक बार गिर के सुना नहीं, मैं नहीं दोबारा उठूंगा, मुझे डर लग रहा है। ऑफन अकम्पनीड बाय वैनिशिंग ऑफ साइट अनकॉन्शियसनेस। सिंपल सी बात है, जब नीचे जाएगा तो आँख से भी दिखना धुंधला हो जाएगा, जो एक नॉर्मल साइंस ऑफ होते हैं, तो अनकॉन्शियसनेस भी आ जाएगा। तो ये एक पोस्चरल हाइपोटेंशन का एक मतलब कॉमन एग्जांपल है, समझ सकते हो इसको। अब दूसरी चीज़ जो है वो है कन्वर्जेंस ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन। अगर जब बच्चों के दांत आ रहे होते हैं तब अगर कन्वर्जेंस आ रहे हैं, तो वो है इसमें हीट, जर्क्स, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स। अब ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, जैसे ये है, यही मेरा हाथ ट्विच कर रहा है, तो ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स को हम कहेंगे कि हाँ, ये एकोनाइट का एक पार्ट हो सकता है। चाइल्ड नॉज हिट्स फिस्ट। नॉज मतलब होता है कुतुरना, चूहे की तरह, तो वो अपने हाथ को काटता रहेगा बार बार, तो ये उसका है। फ्रेट्स, स्क्रीम्स, स्किन हॉट एंड ड्राई। उसकी स्किन जो है वो काफ़ी ड्राई है और हॉट है।
एंड हाई फीवर, फीवर हाई रहेगा। तो ये हमें कन्वर्जल्स में कैसे एब्रोटेनम की क्या पिक्चर दिखेगी उसके बारे में बताया गया है। अब फीवर में अगर आए तो फीवर का है कि फीवर में स्किन ड्राई और हॉट रहेगी, तो इसका वो सिम्टम है। फेस रेड रहेगा और पेल या रेड ऑल्टरनेटली। अब वो क्या है, पेल और रेड ऑल्टरनेटली क्यों बोला जा रहा है? बंदा फीवर के टाइम पे खड़े होकर काम तो कर नहीं रहा होगा, लेटा होगा, उस टाइम पे रेड है बंदा, ठीक है। अगर उठ रहा है थोड़ी देर के लिए तो वही पोस्टल हाइपोटेंशन की वजह से उसके नीचे जा रहा है, चेहरा पेल हो जा रहा है, तो ऑल्टरनेट कर रहा है। बर्निंग थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर, उसको प्यास जो लग रही है वो बर्निंग थर्स्ट है, उसको ठंडा पानी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल्ड वाटर पीना चाहेगा, वो ठंडा पानी मुझे चाहिए। तो ये उसका एक है। लेकिन इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एगनी, बंदा परेशान रहेगा, सो के भी उसको आराम नहीं लगेगा। तो ये एक काफ़ी नॉर्मल सिम्टम है जो हर कोई सुना होता है कि इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस, टॉसिंग अबाउट इन एगनी। बिकम्स इनटॉलरेबल टूवर्ड्स इवनिंग, पेन भी इसके शाम को ही बढ़ रहे थे। एंड गो टू स्लीप, और ऑन गो टू स्लीप, जब भी रात के समय में आएगा और नींद सोने टाइम होगा तब ये बंदा काफ़ी इंटॉलरेबल हो जाएगा। तो इसकी फीवर में मतलब तुम कह सकते हो कि इवनिंग में प्रॉब्लम इसकी बढ़ रही है, तो ये एकोनाइट की तरफ का है। अब एक दूसरी चीज़ वो आती है जो हमें पल्स कह सकते हैं, क्लिनिकल टिप्स जो एलन की नोट में लिखा है वो ये है: Aconite should never be given simply to control the fever, never alternated with other drugs for that purpose. If it be a case requiring aconite, no other drug is needed. Aconite will cure the case. इनका ये कहना है कि हमें एकोनाइट फॉर द सेक ऑफ फीवर नहीं देना है कि हाँ रेड हॉट है चलो ठीक है दे के देख लेते हैं, उसकी टोटलिटी पूरी बनाओ, सिर्फ फीवर पे नहीं दो। इनका बस यही कहना था, वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे कि हमें इग्नोर नहीं करना है एक दो सिम्टम को लेके, हमें कम से कम पेशेंट की टोटलिटी पता होनी चाहिए। टोटलिटी पे हो तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ एक दो सिम्टम पे तुम्हें लग रहा है कि दे देते हैं करते हैं तो नहीं काम करेगी। तो ये वाली चीज़ है कि, और अगर वो टोटलिटी पे हो तो सिंपल सी बात है एकोनाइट काम करेगी और फिर कोई और ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि वो केस उसी से ठीक हो जाएगा। तो यही सिंपल लाइन है जो इसमें लिखी हुई थी। अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज, नी इज नियरली ऑलवेज इंजूरियस इन फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर। तो इन्होंने ये बोला कि अगर एक्साइटिंग कॉज जो है अगर वहाँ से इंडिकेशन हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो टाइफाइड में हमेशा इस चीज़ एगोनाइट ने ज़्यादातर दिक्कत ही बनाई है, इससे ज़्यादा उसने क्योर किया हो। तो ये एक लाइन है। अब ऐसा क्यों हो सकता है? टाइफाइड फीवर एक्चुअल में एक मल्टी ऑर्गन मदर डिजीज़ है। मतलब अब ये सुन के लग रहा हो एक मल्टी ऑर्गन डिजीज़ टाइफाइड कैसे हो सकती है? टाइफाइड अगर ठीक ना हो तो पहले स्टार्ट होगा फीवर से, लेकिन फिर बाद में जाके लिवर, हेपेटोसाइट्स, ये सब जगहों पे जाके भी दिक्कत उसमें हो जाने लगती है। तो इस वजह से हमें एकोनाइट दे के वेट ना करके टाइफाइड में, जब उस टाइम पे उन लोगों ने कहा कि टाइफाइड हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो वी शुड नेवर वेस्ट आवर टाइम यूजिंग एकोनाइट इन अ टाइफाइड केस। ये वाली चीज़ है इसमें। तो अब मोडालिटीज़ में अगर आएँ तो ये है कि एग्रावेशन, इवनिंग एंड नाइट पेन्स आर इनसपोर्टेबल। तो एग्रावेशन तो हो ही रहा है रात को शाम के टाइम पे उसको, तो इवनिंग और नाइट टाइम पे इनसपोर्टेबल है इन अ वार्म रूम। तो उसको गर्म चीज़ भी जगह पसंद नहीं आ रही है, पानी ठंडा मांग रहा है तो गर्म जगह भी क्यों रहे, उसको वार्म रूम में दिक्कत है। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, पोस्चरल हाइपोटेंशन, तो उसको भी इन्होंने एक्चुअल में क्लब करके एग्रावेशन लिख दिया। लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, अगर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और मुझे वहीं पे कर दो तो मुझे पेन तो इंटॉलरेबल हो जाएगा, तो बंदे को पेन तो सहना नहीं है, डर तो लग ही रहा है, तो ये सारी चीज़ एग्रेवेशन में आ जाएगी। तो हिपार आर्सेनिक और नक्सोमिका में भी रहती है। एम्बुलेशन में देखा जाए तो ओपन एयर, खुला हुआ एयर में ठीक लगेगा उसको, सफोकेटिव नहीं लग रहा है ना, तो कम से कम ओपन एयर में ठीक लग रहा है, ये है। और रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में टू कॉफ़ी एंड फीवर काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। अगर फीवर में कॉफ़ी दिया गया उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन एज एकोनाइट चल सकती है। जहाँ पे स्लीपलेसनेस, इंटॉलरेंस ऑफ पेन देखने को मिल रहा है, तो ये उसके मुझे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं एकोनाइट के, जो उसको वो क्योर कर सकता है। टू आर्निका एंड ट्रोमेटिज्म, टू सल्फर इन ऑल केसेस, रेयरली इंडिकेटेड फीवर विच ब्रिंग आउट इरप्शंस। टाइफाइड में हमें एक इरप्शन देखने को मिलता है चीक्स के टाइम पे और बॉडी के पे भी, इस वजह से यहाँ पे इसने बोला गया कि रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर्स हु विच ब्रिंग आउट इरप्शंस। तो टाइफाइड यहाँ पे हम डबली श्योर हो जाते हैं कि वहाँ पे एकोनाइट नहीं यूज़ करना चाहिए। अब एकोनाइट इज द एक्यूट ऑफ सल्फर एंड बोथ प्रिसीड एंड फॉलो इट इन एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस। अब एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन में सल्फर हम ज़्यादातर सुनते हैं कि वो क्रॉनिकली रहता है, लेकिन एकोनाइट और सल्फर एक्चुअल में इसको ये मान सकते हो कि सल्फर की अभी पिक्चर अगर हमें कुछ ऐसा है कि हमें कुछ एक्यूट चीज़ के लिए लेना है तो
एकोनाइट देके हम उसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेमेडी काफ़ी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मानी जाती हैं, और प्लस एक्यूट और सल्फर को हम एकोनाइट कहते हैं। तो ये हमें यहाँ पता चलता है कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में काफ़ी अच्छा कर रहा है, और एकोनाइट का मेन काम है ही कि वो अर्ली मतलब स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में काफ़ी अच्छा काम करती है। तो उस केस में जहाँ सल्फर हमें चल रही है, वहाँ पे एक्यूट स्टेज में कोई अगर दिक्कत आई तो हम एकोनाइट देके उसको काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक कि हमें यहाँ पे क्लिनिकल थेरेपेटिक्स को कैसे यूज़ करना है, उस चीज़ का ये इंडिकेशन हमें दिया जा रहा है। तो ये इन सब चीज़ों से वी ओवर विथ एकोनाइट। थैंक यू।